ये सबसे पहले ये जो लेक्चर है ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये पसंद भी आएंगे। इसके अंदर सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करके चलेंगे कि म्यूचुअल फंड का क्या कॉन्सेप्ट है और म्यूचुअल फंड का क्या रोल है। क्योंकि ये वो लेक्चर है, जब आप कभी भी किसी क्लाइंट से मिलोगे तो आप उन्हें समझाओगे कि म्यूचुअल फंड किस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, क्योंकि आपको ऐसे लोग मिलेंगे और उसमें बोलेंगे भाई म्यूचुअल फंड का इसमें क्या फायदा है। ठीक है, तो आप उन्हें मिलकर एक बात समझाते हो जो कि बड़ी आसान सी है। आप उन्हें एक बड़ा आसान से लैंग्वेज में जवाब दो। कहना सर, आप एक हाँ जी। सोने की चेन खरीदना चाहते हो। ठीक है, आप सोने की चेन खरीदना चाहते हो और ये जो सोने की चेन है ये 1 लाख रुपए की आती है। ठीक है, जी। ये 1 लाख रुपए की सोने की चेन है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप जी। 1 लाख रुपए अभी आपके पास में नहीं है। लेकिन आप अगर हर महीने हाँ जी। हजार हजार रुपए, अगर आप ये दो दो हजार रुपए, अगर आप हर महीने दो दो हजार रुपए इकट्ठे करोगे तो बेसिकली 2 साल के अंदर जी। आप इस सोने की चेन को खरीद लोगे। है ना भाई, 2 हजार रुपए जी। अगर आप इकट्ठी करोगे, लेकिन जब आपके पास में, जब तक आपके पास में क्या है, ये दो दो हजार रुपए करके, चलो 5 5 हजार मान लेते हैं कि 5 5 हजार रुपए अगर आप जी। इकट्ठे करोगे तो 20 महीने में जाकर आप सोने की चेन खरीद लोगे। ये तो मतलब हुआ भाई, 1 लाख रुपए की हाँ सोने की जी। चेन है और आप इसको अगर हम्म। 5 हजार रुपए महीना में इकट्ठा करना चलोगे तो आप 20 महीने में जाकर एक सोने की चेन 1 लाख रुपए की परचेज कर लोगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी। पर क्या ये सोने की चेन आज से 20 महीने के बाद भी 1 ही लाख की आपको मिल जाएगी? नहीं सर। 1 लाख की तो नहीं मिलेगी आपको। पर ये जो पांच पांच नहीं जी। हजार रुपए महीने आप इकट्ठे कर रहे हो, तो 5 5 हजार रुपए इकट्ठे करने का क्या आपको फायदा रहेगा आज से 20 महीने के बाद? 1 लाख रुपए का सामान तो आपको मिल ही नहीं रहा। अच्छा। तो आप तो उसे कभी भी नहीं पकड़ पाओगे उस गोल को। भाई, हाँ केवल जी। सेविंग के जरिए क्या आप अपने इस गोल को अचीव कर पाओगे? हाँ जी। नहीं कर पाओगे। रीजन उसका ये है कि जिस सामान को खरीदने के लिए आप ये पैसा इकट्ठा कर रहे हो, उस सामान की कीमत हर साल बढ़ रही है, इन्फ्लेशन। हाँ जी। हाँ जी। है ना, आज से 20 साल पहले, आज से बीस हाँ महीने पहले जो चीज आपको सस्ती मिलती थी, आज 20 महीने के अंदर उनका रेट बहुत चेंज हो चुका है। कोई भी सामान ले लो आप। जी। तो यहाँ आप उन्हें बताते हो कि आपका जो फाइनेंशियल गोल है उसे आप केवल सेविंग के जरिए अचीव नहीं कर पाओगे, तो आपको इस सेविंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट में। ये बात समझ में आई? हाँ हाँ जी। हाँ अब अगर जी। आपसे कहा जाए कि हम आपके जैसे 20 लोग इकट्ठे करते हैं हम्म। और आप 20 लोग आपस में दोस्त बन जाओ, हाँ जी। और आपने क्या करा, 20 लोगों ने 5 5 हजार रुपए मिलाए हाँ जी। और आप गए और जाकर आपने एक सोने की चेन 1 लाख रुपए की खरीद ली, तो आप 20 लोग मिलकर एक सोने की चेन 1 लाख रुपए की खरीद सकते हो नहीं खरीद सकते हो? खरीद सकते हैं जी। अगले महीने फिर खरीद सकते हो। हाँ अगले महीने जी। फिर 5 5 हजार रुपए मिला के फिर एक और सोने की चेन आ जाएगी। हाँ जी। हो सकता है उससे अगले महीने 5200 मिलाकर, हो सकता है 5500 मिलाकर, और हो सकता है कभी 4900 मिलाकर, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग हाँ रेट जी। रहेंगे। हाँ जी। हाँ जी। पर होगा ये कि अगर आप 20 लोग एक साथ इकट्ठे हो जाओगे तो आप 20 लोग हाँ इकट्ठे जी। होकर 20 महीने में 20 सोने की चेनें खरीद लोगे। खरीद लोगे नहीं खरीद लोगे? हाँ जी। अब ये 20 सोने की चेनों को अगर आप मार्केट में जाओगे तो इस समय किसी चीज को कभी सस्ता खरीदा होगा, कभी महंगा खरीदा होगा, पर 20 के 20 लोगों के पास सोने की चेन आ जाएगी। तो हाँ जी। बेसिकली क्या है कि ऐसे लोग जिनका कलेक्टिव गोल हो, उन लोगों को अगर एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो हाँ आपकी जो जी। सेविंग है इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ या ना? हाँ जी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आप लोगों हाँ। को समझाते हो कि म्यूचुअल फंड क्या है। आपके एक पैसे का कलेक्शन है, आपके पैसे का एक पूल है, और वो आपके हम्म। इस सेविंग को कन्वर्ट करता है किसमें, इन्वेस्टमेंट में। ऐसी हाँ इन्वेस्टमेंट जो आने वाले वक्त में आपको रिटर्न निकाल कर दे सकती हो, अपॉर्चुनिटीज हो, चांसेस हो। भाई, आप सोना क्यों खरीदना चाहते थे? क्योंकि आपको लगता था कि इस पैसे को अगर मैं सोने में इन्वेस्ट करूंगा तो आने वाले वक्त में सोने की कीमत बढ़ जाएगी। ये तो मतलब था आपका। हाँ जी। तो यहाँ पर क्या जी। होता है, म्यूचुअल फंड इस तरीके की कलेक्टिव स्कीम है जो आप लोगों के, इन्वेस्टर्स के पैसे को इकट्ठा करके सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। ये बात आपके समझ में आ गया? हाँ जी। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल शब्द हैं जो आएंगे और वो मैं आपको सिखाकर चलता हूँ। तो देखो, सबसे पहले एक सेकंड रुको। ठीक है, देखो, अगली चीज निकल कर आती है आपके पास में। म्यूचुअल फंड के अंदर इंपॉर्टेंट चीज होती है एक फंड और एक है आपके पास में स्कीम। तो कई बार इसको फंड बोलेंगे, कई बार म्यूचुअल फंड की स्कीम बोलेंगे, तो ये चीजें बदलती रहेंगी। तो फंड का मतलब क्या है?
फंड का मतलब है पैसा, और स्कीम का मतलब क्या हाँ है, जी। जिस स्कीम के अंदर उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। ये तो मतलब हुआ, मतलब तो एक ही है। हाँ जी। तो जी फंड जी। का मतलब क्या होगा, पैसा, जो पैसा म्यूचुअल फंड के पास में है। और स्कीम का मतलब क्या होगा, जी। इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाना है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अब एक बात सुनो, इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करता है, अब देखो इसके अंदर ये पैसा कहाँ से आता है। ये पैसा आता है कहाँ से, इन्वेस्टर से पैसा आता है। इस पैसे की हम्म। वजह से क्या होता है, एक सर्कुलेशन घूमता है। भाई ये पैसा आपके पास में किसी इन्वेस्टर का है, तो क्या होगा, इसकी वजह से एक सर्कुलेशन घूमेगा, क्योंकि ये पैसे से अगर वो इक्विटी को परचेज करेंगे या वो गवर्नमेंट हम्म। के बॉन्ड्स को परचेज करेंगे, तो बेसिकली वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जब किसी देश के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, तो वो देश के अंदर क्या होगा, टैक्स भी ग्रो करेगा और गवर्नमेंट को फायदा होगा, कंपनीज भी ग्रो करेंगी, हाँ है ना। हाँ जी। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप पैसा उठाते हो इन्वेस्टर से और मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो, तो बहुत सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, और कंट्री की हाँ जी। ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो डेवलपमेंट है, वो प्रमोट होता है। अब आप ये देखो, जी। इस समय पर दुनिया भर की मार्केटें डाउन है, हाँ या ना बताओ। आपने हाँ सुना ही जी। होगा कि मतलब अमेरिका जी। की भी मार्केट इस समय पर डाउन है, यूरोप की मार्केट भी इस समय पर डाउन है, और लगभग सभी देशों की जी। जो मार्केट है वो इस समय पर डाउन हाँ जी। है ना। लेकिन उसके बाद भी जी। क्या इंडिया के अंदर आपको इस तरीके की कोई डाउन वाली फीलिंग आपको देखने को मिल रही है। अगर नहीं। आपसे एक फाइनेंशियल मतलब राय मांगी जाएगी, तो आप ये कहोगे कि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, जो इमर्ज होकर आ रही है, मतलब ग्रो कर आ रही है, और ये ग्रोथ आप देख भी रहे होगे। भाई आपके यहाँ पर रोड्स कम बन रही हैं या पहले से ज्यादा बन रही हैं। ज्यादा। आपके पास में जो स्कीमें हैं वो पहले से कम है या पहले से ज्यादा है। ज्यादा। लोन पहले से ज्यादा आसानी से मिल रहा है या मुश्किल से मिल रहा है। आसानी से। तो फिर इससे आपके देश के अंदर डेवलपमेंट है या नहीं है। है। है ना। तो आप ये बताओगे कि इस समय पर हमारे देश के अंदर ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेवलपमेंट मोड में है, और वो डेवलप हो रही हैं। अब म्यूचुअल फंड जी। कौन है, एक बड़ा इन्वेस्टर है, क्योंकि उसने इन्वेस्टरों को मिलाकर एक बड़ा ग्रुप बना लिया। तो ये क्या है, एक बड़ा इन्वेस्टर है। तो इस कंडीशन में जो बड़ा इन्वेस्टर होगा, उसके ऊपर क्या होगा, एक, और देखो ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। म्यूचुअल फंड एक बड़ा इन्वेस्टर है। अब आप ये समझो, हम्म। किसी कंपनी के अंदर अगर आपने कंपनी के बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, सपोज करो आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, और आप उस दुकानदार से ज्यादा अमाउंट में सामान खरीदते हो, मतलब ज्यादा सामान खरीदते हो आप उस दुकानदार से। तो जिस हाँ जी। दुकानदार से आप ज्यादा सामान खरीदोगे, वो आपकी इज्जत ज्यादा करेगा या कम करेगा। ज्यादा। आप उससे बोलोगे कि भैया यहाँ पे एक काम करो, आपका जो दुकान का दरवाजा है ना, ये राइट साइड में ना सही नहीं लगता, आप इसे लेफ्ट साइड में लगाओ। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो कुछ समय में दरवाजा चेंज करके लेफ्ट में लगा देगा। अगर नहीं। आप एक बहुत बड़े ग्राहक हो उस दुकानदार के, कर देगा। कर भी सकता है ना, मतलब चांसेस हैं। कर भी कर सकता और है। आप जैसे चार चांसेस। पांच लोग अगर आ जाएं, तो कर ही देगा पक्का। हम्म। भाई आपसे आपने कहा कि भैया आपका ये जो तो। दरवाजा है बराबर में मीट शॉप के पास में, हम यहाँ पर आते हैं भगवान जी का सामान लेके जाते हैं, है ना। तो आप हाँ इसे जी। दरवाजे को राइट की जगह लेफ्ट में लगा दोगे, तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो क्या आपको लगता नहीं कि वो दरवाजा राइट से हटा के लेफ्ट में लगा देगा। लगा ही देगा। है ना, वो लगा देगा। आपके कहने पे इसने लगा दिया, क्योंकि आप बड़े इन्वेस्टर हो। तो उसी तरीके से क्या होता है कि एक लार्ज इन्वेस्टर जो कि म्यूचुअल फंड है, हाँ जी। वो इन्वेस्टी कंपनी, मतलब जिस कंपनी, अब इन्वेस्टी कंपनी कौन सी होती है, ऐसी कंपनी जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। हाँ तो जी। वो इन्वेस्टी कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर और एथिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर एक तरीके का चेक रख के चलता है। एग्जाम्पल देखो, अचानक से क्या हुआ, मार्केट में किसी कंपनी के शेयर गिरने शुरू हो गए, तो आप जाकर उस कंपनी से पूछोगे कि भैया क्या बात है, तुम अपनी गवर्नेंस को थोड़ा सही करो। अब देखो एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। भाई जो ट्विटर है, ट्विटर के अंदर आपके पास में ट्विटर को के अंदर बहुत मिसगाइड किया गया। किसको, एलन मस्क को बहुत ज्यादा मिसगाइड किया गया। तो एलन मस्क ने हम्म। सीधी बात क्या बोली, कहता है कि भैया तुम हमारे को ये कंपनी के अंदर भागीदार बनाओ, और सबसे पहले जिन लोगों ने हमें मिसगाइड करा इन्हें निकाल के बाहर करो। ओके। तो जैसे ही उसने ओनरशिप अपनी ली, आते ही उसने सबसे पहले उन लोगों को बाहर करा जिन्होंने इसको मिसगाइड किया था। और उसने कहा कि अब मैं ट्विटर को अपने अकॉर्डिंग चलाऊंगा। ये बात समझ में आई आपको, क्योंकि अब वो क्या है, जी। सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, सारे शेयर ही उसने उठा लिए। जी। हाँ जी। तो जब भी कभी आपके पास में कोई बड़ा इन्वेस्टर जैसे कि म्यूचुअल फंड है, किन्हीं ऑपरेशंस को चेक करने के लिए किसी इन्वेस्टिंग कंपनी के पास में जाएगा,
तो वहां वो उसको बोल सकता है कि अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सुधारो, अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करो। भैया ऐसे बंदे को अपनी कंपनी में क्यों रखा हुआ है जो कंपनी को के क्लाइंट्स को मिसगाइड करके चले, इन्हें बाहर निकालो। तो उसकी बात को सुना जाएगा। आप बात समझ रहे हो? जी। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है आपके इसमें, जो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर म्यूचुअल फंड एक बड़ा इन्वेस्टर है, और ये इन्वेस्टी कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के और एथिकल स्टैंडर्ड्स को काफी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब मार्केट एकदम से गिरा, तो मार्केट जब नीचे की तरफ गिर रहा होगा तो देखो देखो एक बात समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड की वजह से हायर एम्प्लॉयमेंट आता है, इनकम आती है, आउटपुट आपके इसमें इकोनॉमी की बूस्ट होती है, और नेशनल बिल्डिंग होती है, मतलब फर्दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और नेशनल बिल्डिंग होती है। म्यूचुअल हाँ फंड क्या जी। करता है, मार्केट स्टेबलाइजर की तरह भी काम करके चलता है। मार्केट स्टेबलाइजर का मतलब क्या होगा, जब आपके देश से एफआईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स अगर स्टॉक्स को बेच कर जाएंगे तो उन्हें कोई तो खरीदेगा। जी। तो क्या आपको लगता है आप जाकर खरीद सकते हो? अगर नहीं, मार्केट के अंदर सब कुछ बेच के जा रहे होंगे तो क्या आप जाकर खरीद पाओगे? खरीद इत, तो सकते हैं। बेटे अगर मार्केट के अंदर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर सारे शेयर बेचकर जाएगा तो क्या आप ये सारे शेयर खरीद अच्छा, पाओगे? नहीं, नहीं, नहीं। तो देखो आपने इतना सोचने में जवाब लगा दिया कि नहीं लगा पाओगे, तो अब आप ये समझो कि आप जैसे और 100 लोग मिल जाए तब भी नहीं कर पाएंगे। पर जो म्यूचुअल हम्म। फंड है उस पर आप जैसे 100 लोग नहीं है, हजारों लोग हैं, और उसके पास एक बहुत बड़ा फंड है। वो क्या करेगा, वो परचेज कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसके यस। अंदर उसके भी बेनिफिट्स हैं। अगर मार्केट गिरेगी तो आपको नहीं लगता कि इन्वेस्टर अपना पैसा मार्केट से बाहर निकाल लेंगे? हाँ जी। और जब इन्वेस्टर अपना पैसा मार्केट से बाहर निकाल लेंगे तो क्या कोई म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करेगा? नहीं, तो कोई गिरती मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है कभी? नहीं जी। भाई इस समय तुमने देखा मार्केट ऊपर जा रही है तो सब लोग आ गए पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। पर जब मार्केट हाँ नीचे गिर जी। रही थी तो केवल म्यूचुअल फंड थे जो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। घर हाँ घर जी। जाकर स्कीमें चलाई गई, घर घर जाकर बताया गया कि म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करो, और म्यूचुअल फंड आपके बिहार पर गिरती मार्केट में महंगी चीजों को सस्ता खरीद लेगा। जिस समय मैं एमपी का एजेंट था और उस समय पर मैं उनको लोगों को समझाया करता था कि देखो मेरे भाई, मेरे घर के पड़ोस में कोई फॉरेनर आया और फॉरेनर ने आकर मकान में बढ़िया गाड़ी, बढ़िया सोफे, बढ़िया सामान खरीद कर आकर रख लिया। अब हाँ अचानक जी। से उसको इस देश को छोड़कर अपने देश में जाना पड़ रहा है, तो क्या ये सोफा अपने साथ लेकर चला जाएगा? नहीं जी। चला जाएगा लेकर? नहीं। क्या वो एक वॉशिंग मशीन को अपने साथ लेकर जा सकता है? नहीं जी। क्या वो कार को या एसी को लेकर जा सकता है? नहीं जी। कारपेट को या किसी और सामान को? नहीं। अब वो सामान उसने जितने का खरीदा होगा क्या वो उस सामान को उतने में बेच पाएगा? नहीं। महंगा बेचेगा, सस्ता बेचेगा? सस्ता। अब सस्ता बेचेगा तो अगर मैं उसको जाकर खरीद लेता हूं तो मुझे सस्ता मिला, हाँ जी। और जब वो वापस आएगा तो उसको इस जी। सारे सामान की जरूरत पड़नी है। हाँ जी। तब उस समय पर इस सामान में उसी को बेच दूंगा या उस जैसे किसी और को बेच दूंगा। ओके। आप ओके। बात समझ में आई आपके? जी। तो जब कभी कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब कोई बड़े आपके पास में एचएनआई क्लाइंट्स अपना सामान बेचकर जा रहे होते हैं, तब उस कंडीशन में म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो उस सामान को सस्ता खरीद लेते हैं। और जब वो लोग वापस हाँ इन्वेस्टर्स जी। क्या बेटे? हाँ जी। हाँ जी। और जब इन्वेस्टर्स वापस आते हैं तो ये इन्वेस्टर्स को वापस यही सामान महंगा बेच देते हैं। भाई मैं मेरे पास अगर कोई नया एफआई ओके। आएगा और मुझसे इसी सामान को खरीदेगा तो क्या मैं ये सामान हाँ उसको जी। उस रेट पर बेचूंगा जिस रेट पर मैंने परचेज करा था? नहीं। उससे सस्ता बेचूंगा, उससे महंगा बेचूंगा? महंगा। वेरी गुड। तो म्यूचुअल फंड का यही काम होता है। तो जब मार्केट होता है महंगा तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, बाय करता है या सेल करता है? बाय। क्या? दोबारा सोचो। एक मिनट। जब मार्केट आपके पास में महंगा होगा तो म्यूचुअल फंड तब बाय करता है या सेल करता है? सेल। सेल करता है। और जब मार्केट सस्ता होता है तब म्यूचुअल फंड बाय करता है या सेल करता है? बाय। बाय करता है। तो म्यूचुअल फंड गिरती मार्केट को सपोर्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, म्यूचुअल हाँ फंड जी। एक मार्केट स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। तो सवाल बनता है कि क्या म्यूचुअल फंड एक मार्केट स्टेबलाइजर है, और आपसे कोई सवाल पूछेगा तो आप उसे इन डेप्थ या एग्जाम्पल के साथ समझाओगे।
ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से लार्ज इनफ्लोज या आउटफ्लोज फॉरेन इन्वेस्टर्स के काउंटर होते हैं, मतलब कंट्रोल किए जाते हैं म्यूचुअल फंड के। ठीक है। तो जी। म्यूचुअल फंड के हाँ। आपके पास में कैपिटल मार्केट के की पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा हाँ कि जी। कौन है की पार्टिसिपेंट्स, तो आप बता पाओगे म्यूचुअल फंड मार्केट के की पार्टिसिपेंट्स हैं जो कैपिटल मार्केट में या किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इनफ्लोज और आउटफ्लोज को चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी। ये जी। टॉपिक आपको क्लियर हो गया? हाँ जी। अब देखिए नेक्स्ट थिंग हमारे पास में आती है कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स के। देखो भैया, ऑब्जेक्टिव का देखो, अब बात आती है कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं आपके पास में। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जब भी कभी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपकी वो जो इन्वेस्टमेंट होती है किसी ना किसी फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए होती है। भाई इस हाँ समय पर जी। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आपने एक मकान खरीदना है, ठीक है, तो जब आप एक जी। मकान खरीदना चाहते हो तो जो पैसा आपके पास में, उस पैसे को आप वैकेशंस के लिए खर्च करोगे या मकान के लिए सेव करोगे? सेव करेंगे। ठीक है। उस पैसे को आप गाड़ी परचेज करने के लिए खर्च करोगे या मकान के लिए सेव करोगे? मकान के लिए सेव करेंगे। जबकि आपको तो गाड़ी भी सस्ती मिल रही होगी और आपका एक फाइनेंशियल गोल गाड़ी भी है। तब आप उस कंडीशन में क्या करोगे, आप प्रायोरिटीज देख के चलोगे। रेनू मेरे ख्याल से आप कोई और काम भी कर रहे हो शायद। फिर नहीं, नहीं बोलो। देखो आप अगर अभी क्लास में फोकस नहीं कर पा रहे हो तो ये क्लास हम कभी और रख लेते हैं। नहीं, नहीं, आप बोलो। देखो मेरे को ये चाहिए होता है मेरे स्टूडेंट मेरी क्लास में फोकस कर पाए। समझो बात को, मैं मतलब टाइम तभी दे पाता हूँ वरना नहीं देता मैं। ठीक है। तो देखो मैं आपको ये जी। बता रहा था कि जब भी कभी आपके पास में आप बात करके चलते हो ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबका सेम होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि कोई फाइनेंशियल गोल आपका अचीव होना चाहिए। ठीक है। जी। ठीक है। अब देखो, अब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव म्यूचुअल फंड के क्या होते हैं कि वो मोबिलाइज करना चाहते हैं पैसे को सारे पॉसिबल इन्वेस्टर से। मतलब अब मोबिलाइज करने का मतलब क्या होगा? हम्म, मतलब कलेक्ट करना। मूव कराना। मोबिलाइज करने का मतलब होता है मूव कराना, एक जगह से मतलब एक की पॉकेट से पैसा निकाल के किसी और की पॉकेट में डालना, या सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना, इसको कहते हैं मोबिलाइज करना। तो ये मोबिलाइज अच्छा। करके चलते हैं पैसे को, और ये पैसा कहाँ से लेकर आते हैं, पॉसिबल इन्वेस्टर से लेकर आते हैं। अब इन्वेस्टर्स की क्या होती है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट की प्रेफरेंसेस होती है, नीड्स होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो ऑब्जेक्टिव है, इन ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपका फाइनेंशियल गोल, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो इसी तरीके से हर एक का फाइनेंशियल गोल अलग है, मतलब इन्वेस्टमेंट की प्रेफरेंसेस सबकी अलग है, और इन्वेस्टमेंट की जो नीड्स है हर एक की अलग अलग है। हाँ जी। ठीक है। जी। तो जब भी कभी कोई म्यूचुअल फंड किसी पैसे को इन्वेस्ट कर कर चलता है, तो वो ये बताकर चलते हैं कि वो ये पैसा गोल्ड के अंदर लगाकर चलेंगे, ये पैसा इक्विटी के अंदर लगाकर चलेंगे, देश की टॉप 50 कंपनी में लगाकर चलेंगे, या बैंकिंग सेक्टर में लगाकर चलेंगे, या स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर लगाकर चलेंगे, या नए बिजनेस के अंदर, नए बिजनेस वेंचर्स में लगाकर चलेंगे। तो क्या होता है कि हर स्कीम का एक पहले से अनाउंस करा हुआ, मतलब प्री अनाउंस इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। ये इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव उनकी नीड्स को और उनकी प्रेफरेंसेस को हाईलाइट करके चलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रहेगा आपको। जी। हाँ जी। अच्छा, अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बहुत सारी, मतलब जितनी भी स्कीम्स होती है उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तीन ऑब्जेक्टिव्स इनके मेन होते हैं। पहली चीज तो पैसा सेफ होना चाहिए, दूसरा स्कीम हाँ में जी। लिक्विडिटी होनी चाहिए, और रिटर्न्स होनी चाहिए। अब सेफ्टी का मतलब क्या है? सेफ्टी का मतलब है कि जितना पैसा इन्वेस्ट किया है एटलीस्ट वो पैसा सेफ रहे। ठीक है, मतलब कभी जरूरत पड़े तो उससे डिक्रीज ना हो। और लिक्विडिटी का मतलब क्या है? कि उसको कैश में कन्वर्ट कर सकें जरूरत पड़ने पर वो। बस। और रिटर्न्स का मतलब क्या है? रिटर्न का मतलब है कि वो जो हमने मतलब इन्वेस्ट किया है उस पे हमारे को कैपिटल प्रॉफिट गेन समझ मिल जाए, लो। थोड़ा कैपिटल गेन कैपिटल मिला हमारे को गेन। ना, कैपिटल गेन जी। मिल सकता हो। देखो अब आप ना थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बात करते हो आप, है ना। अब देखो, अब हमारे पास में क्या होते हैं, कौन कौन से फंड्स हैं। देखो, ऐसे फंड जो ओवरनाइट फंड होते हैं। ओवरनाइट फंड का क्या काम है, इनकी हाई लिक्विडिटी होती है। ठीक है। अच्छा, हाँ जी। इनकी मैच्योरिटी क्या होती है, एक बिजनेस डे होती है। ओवरनाइट फंड क्या होंगे, एक दिन की मैच्योरिटी वाले फंड है। हाँ जी। जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट को अपना हिसाब मिलाने के लिए कई बार ना ओवरनाइट कॉल ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, ध्यान समझना। ओवरनाइट हाँ कॉल जी। ऑप्शंस की गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होती है, तो उस कंडीशन में ऐसे फंड्स होते हैं
अब आप ये समझो कि किसी के आपके पास में कोई इंस्टॉलमेंट अगर आपके पास में उसको देनी है, मकान की किस्त देनी है, हाँ जी। तो मकान की किस्त अगर बाउंस होगी तो उसके अकाउंट में नेगेटिव शो होगा। हाँ जी। और उसको ये जो पैसे की रिक्वायरमेंट है उसकी एक दिन के बाद कहीं और से पेमेंट आ जाएगी, है ना। जी। तो उस एक ही दिन के लिए उसको अगर पेमेंट की रिक्वायरमेंट है तो क्या होगा, वो हाई इंटरेस्ट रेट पर भी पैसा उठा लेगा। हाँ जी। तो क्या होता है कि जो ओवरनाइट वाले जो फंड होते हैं इनकी लिक्विडिटी हाई होती है, जी। अच्छी रिटर्न्स इसके अंदर मिल जाती हैं, और इनकी जो लाइफ साइकिल है एक बिजनेस डे की होती है। ये बात समझ आ गई आपको, ये बात आप याद रखना। जी। हाँ जी। इक्विटी फंड क्या होते हैं? इक्विटी फंड हो गए मतलब बेसिकली एक तरीके के पोर्टफोलियोज जो प्राइमरली अपना पैसा इन्वेस्ट कर कर चलेंगे कहां पर, इक्विटी में या इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। जी। ठीक है। अच्छा, हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं? हाइब्रिड फंड्स आपके पास में लॉन्ग टर्म की कैपिटल एप्रिसिएशन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? देखो, हाइब्रिड का मतलब होता है कि जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा चीजें हों। अब जी। दो चीजें क्या होगी, देखो, आप क्या होता है कि आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करके चलते हो जो आपको डिविडेंड भी देकर चलती है और जिसका रेट भी आने वाले वक्त में बढ़ सकता है। ठीक है। ओके। तो एक ऐसी जी। कंपनी मतलब ऐसे स्टॉक्स जो डिविडेंड भी देते हैं और कैपिटल भी एप्रिशिएट हो सकती है, तो वो क्या होगा आपके पास में, एक तरीके का हाइब्रिड फंड हो गया। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म जी। एप्रिसिएशन भी होगी आपके पास और साथ में आपको क्या मिल रहा है, आपको डिविडेंड भी मिल के चल रहा है। या सपोज करो किसी ऐसे फंड में आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया जो आपसे ये कहते हैं कि यहां पर हम आपको एक इंटरेस्ट भी पे करके चलेंगे। जैसे कि सपोज करो तुमने किसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया और वो बिल्डर आपसे कहता है कि हम आप जो पैसा इस बिल्डिंग में इन्वेस्ट करोगे, इस बिल्डिंग के ऊपर जब तक आपकी आपकी बिल्डिंग आपको नहीं मिल जाती तब तक हम आपको इसके ऊपर एक इंटरेस्ट इनकम देके चलेंगे। ठीक है जी। हाँ जी। और जैसे ही ये जी। पैसा, जैसे ही आपके पास आपकी बिल्डिंग बन जाएगी, हम क्या करेंगे, इस बिल्डिंग को एक पर्टिकुलर होटल को किराए पर देंगे। उससे जो किराया हाँ आएगा जी। आपको वो किराया भी देके चलेंगे। तो आपके दो काम हो गए। हुँ। भाई बिल्डिंग में आपका पैसा लगा, आपको इंटरेस्ट भी मिला और इसके हाँ जी। अलावा आपको किराया भी मिला। तो ये जो कहलाएंगे इनको बोलते हैं हाइब्रिड फंड। क्लियर है? जी। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि डेप्ट, डेप्ट का मतलब क्या होता है? उधार। उधार के में क्या मिलता है आपको? इंटरेस्ट मिलता है। एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, आपको देकर चलते हैं एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। इसी तरीके से होते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के फंड्स। तो लॉन्ग ड्यूरेशन के फंड्स का भी क्या काम है कि ये जनरेट कर सकें एक स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम। कैसे? इन्वेस्टमेंट करके एक फिक्स सिक्योरिटीज के अंदर। तो लॉन्ग ड्यूरेशन के फंड का क्या काम होता है कि भाई अगर आप किसी पैसे को लंबे समय तक गवर्नमेंट के पास जाकर आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो गवर्नमेंट आपको क्या देगी, पीरियोडिक इंटरेस्ट देकर चलेगी। जी। और पीरियोडिक इंटरेस्ट क्या हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है और एनुअली भी हो सकता है। क्लियर है? हाँ जी। समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी। ठीक है, ये आपने याद करना है। अब देखो, अब आपसे कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी म्यूचुअल फंड्स की क्या होती है। देखो सुनो, सबसे पहले क्या होता है, देखो वर्ड आएगा आपके इसमें इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी म्यूचुअल फंड्स की। तो बेसिकली क्या है कि आप अगर किसी की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जानना चाहते हो तो इसको एक एग्जांपल से समझो। भाई आप अपने घर में अपने पापा के पास जाते हो और पापा से कहते हो पापा मेरे को 20 लाख रुपए दे दो। तो आपके पापा आपसे सबसे पहला सवाल क्या करेंगे? क्यों चाहिए? रीज़न। और आप उन्हें क्या जवाब दोगे? जिस चीज़ के लिए चाहिए होंगे। तो आप उन्हें बताओगे कि 20 लाख रुपए मुझे जिस चीज के लिए चाहिए, तो वो आपको 20 लाख रुपए दे देंगे? मेबी दे तो नहीं पाएँगे। देने भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अगर आपसे आगे 20 लाख रुपए मांगूंगा कि मुझे 20 लाख रुपए दे दो, हुँ। सपोज करो मैं आपके पास आके आपसे कहता हूँ कि आप मुझे 20 लाख रुपए दे दो। ठीक है। हाँ कि भाई जी। रेनू मैं एक स्कीम बना रहा जी। हूँ, उसके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा 20 लाख रुपए की। तो आप ओके। मुझसे पूछोगे, भाई मैं कहता हूँ रेनू 20 लाख रुपए पड़े हैं, भगवान करे हो सकता है पड़े हो, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे 20 लाख रुपए दे दो, मुझे ना एक स्कीम बना रहा हूँ उसमें इन्वेस्ट करने हैं। तो क्या आप मुझे 20 लाख रुपए दे दोगे? हुँ। पूरे 20 तो नहीं दूँगी, कुछ दे सकती हूँ, पार्शियल। ठीक है। तो चलो आपने क्या करा, मतलब कुछ दे दिया, मैं मान के चल रहा हूँ, चलो 50 हजार दे दिया आपने। ठीक है।
ठीक है जी। मैं अगले महीने फिर आपके पास आया, मैंने कहा भाई 50,000 में तो काम नहीं हो, चाहिए तो पूरे 20 लाख रुपए दे। आप दोगे? हाँ, होंगे तो दे दूंगी। ठीक है, अब मैं आपको स्कीम समझाता हूँ। 20 तो फिर भी नहीं दे पाऊंगी, लेकिन ये ठीक है है, कि कोई बात हाँ। नहीं, अब मैं आपको स्कीम समझाता हूँ, ध्यान समझना। मैं आपसे कहता हम्म। हूँ कि ये 20 लाख रुपए आपने कहीं से उधार लिए, मैं हाँ एक जी। प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी के अंदर ये आने वाले वक्त में ये 20 लाख रुपए हमारे 35 लाख रुपए बन जाएंगे। एक प्रॉपर्टी मुझे बहुत सस्ती मिल रही है। ओके। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मुझे बहुत सस्ती मिल रही है, 50 लाख के आसपास की प्रॉपर्टी मुझे 35 लाख के आसपास मेरे को मिल जाएगी, और खरीदते ही इसको 50 लाख में तो कभी भी बेच सकते हो आप। ठीक है, ओके तो जी। इसमें इसके अंदर मतलब 15 लाख रुपए मेरे पास में है। 20 लाख रुपए ओके। मतलब मेरे को इकट्ठे करने हैं, तो आप इसमें मुझे कितने पैसे दे सकती हो, और जो भी प्रॉफिट होगा उस हिसाब से आपस में बांट लेंगे, है ना। तो अब मैंने आपको क्या ओके। करा, आपको पूरी स्कीम समझाई। हाँ जी। ये स्कीम आपको अपीलिंग लगी, तो पॉसिबिलिटीज जी। हैं क्या अभी भी आप मुझे सिर्फ 50,000 रुपये ही दोगे या इससे ज्यादा दोगे? ज्यादा। ठीक है ना, क्योंकि अब आपने स्कीम समझ ली। तो हाँ बेसिकली जी। क्या होता है कि जब कभी आप किसी क्लाइंट के पास जाते हो, तो आप उसे ये नहीं बोलते कि भैया हमें पैसे दे दो। आप पैसे मांगने के ओके। लिए क्लाइंट के पास नहीं जाते हो, आप उससे ये नहीं कहते कि भैया मैंने ना म्यूचुअल फंड का काम स्टार्ट किया है, आप एक काम करो ना प्लीज मेरे पास सिप करा लो। भाई नहीं हो गया, करा नहीं सकते हो क्या? अगर हम्म। आप ऐसी बातें करके किसी क्लाइंट के पास जाओगे तो क्या वो आपके पास सिप हम्म। कराएगा? नहीं। लेकिन यही चीज अगर आप उसे उसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में समझाकर चलोगे आप, हाँ तो जी। क्या वो आपको लगता है कि वो सिर्फ नहीं कराएगा? कम चांसेस है ना करवाने के, ज्यादा हैं करवाने के। एग्जैक्टली, तो मेरे से क्लासेस लेने का यही आपका फायदा है कि मैं आपको वो समझाता हूँ कि जिसकी वजह से आपको किसी से कुछ मांगना नहीं है, लोगों को खुद ओके। आपके पास आकर सिप करवानी है। आप समझ रहे हो? जी। तो जी। आपको ना सबसे पहले किसी भी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी पता होना जरूरी है कि इसकी पॉलिसी क्या है। जी। तो कोई भी म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपसे कभी पैसा नहीं मांगता। म्यूचुअल फंड क्या करता है, सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को फाइनलाइज करता है, जी। और फिर उसके बाद स्कीम के एसेट को एलोकेट करता है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल को बताकर चलता है। एसेट एलोकेशन क्या होता था? एसिड एलोकेशन। हम्म। डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स में एक ही जगह सारा पैसा ना लगा के थोड़ा थोड़ा पैसा हर जगह पे लगाना, मतलब शाबाश। और ताकि इन्वेस्टमेंट का सारा स्टाइल? एक साथ पे ना। वेरी गुड। जी। और इन्वेस्टमेंट का स्टाइल क्या होता है? स्टाइल। भूल गई इन्वेस्टमेंट का स्टाइल। स्टाइल मतलब लाइक हम उसको परसेंटेज बेस पे करते हैं, नहीं जैसे मेरे बच्चे, कहीं 50 कहीं। इन्वेस्टमेंट के स्टाइल का मतलब होता है कि ये पैसा आपको कितने वक्त के लिए लगाना है। मतलब ओके। आपकी जो मैच्योरिटी है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। जी। भाई ओके। म्यूचुअल फंड की स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है, ये कितने वक्त के लिए, मतलब जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट वो कर कर चल रहा है उसका वो टाइम पीरियड, टाइम होराइजन क्या लेके चल रहा है। ओके। अब जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करके चल रहे हो, तो उसमें सबसे पहली चीज क्या लिखी होती है? सबसे, अगर आप एफडी कराने के लिए जाते हो तो आप सबसे पहले आप उसे, आपको जो कागज मिलता है एफडी कराने का, उसमें टाइम। सबसे पहली चीज क्या लिखी होती है? उसमें टाइम लिखा होता है। कितने टाइम के लिए करनी है। हाँ, कि ये भी फिक्स डिपॉजिट आप करा कितने वक्त के लिए रहे हो, ये थोड़ी फिक्स डिपॉजिट करा रखा है। जरूरी ये कि कितने हाँ वक्त जी। के लिए करा रखा है आपने, है ना। कितने वक्त के लिए, हाँ जी। तो देखो, अब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको किसी जगह तो मिलती होगी। हाँ जी। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है सिट के अंदर। किसके अंदर मिलती है? सिट के अंदर। इसे बोलते हैं ओके। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। तो ये पूरी कहानी को बनाने का मकसद ये हाँ था जी। कि जब भी कभी कोई म्यूचुअल फंड के बारे में आप पढ़ो, तो सबसे पहले आप सिड पढ़ो। सिड का मतलब क्या रहेगा? स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट आप पढ़ो। डॉक्यूमेंट। जी। ये स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट करके चलता है स्कीम की एसेट एलोकेशन को, और ये डिस्क्लोज करके चलता है इन सारी इंफॉर्मेशन को। इन्वेस्टमेंट का स्टाइल क्या रहेगा, किस तरीके की एसेट एलोकेशन रहेगी, हमारी स्कीम क्या है, और किस तरीके से हम इस म्यूचुअल फंड को आगे ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। अब जैसे कि फंड मैनेजर कौन है इसका, अब आपसे पूछा जाएगा फंड मैनेजर की इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, आप बताओगे सीट में मिलेगी। किस तरीके के स्टाइल से अडॉप्ट किए जाएंगे, आप बताओगे सीट में मिलेगा। ग्रोथ के स्टाइल होंगे, ये भी सीट में मिलेगा। वैल्यू का स्टाइल, वो भी सीट में मिलेगा। ये फंड फोकस्ड है या डाइवर्सिफाइड है। बेटे फोकस का मतलब क्या होता था, और डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या होता था, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता था, इन तीनों के मतलब बताओ। फोकस का मतलब तो होता है ना, इस पर्टिकुलर एक ही जगह पे लगाना, जैसे इक्विटी में ही लगाना है। शाबाश।
मतलब, और डाइवर्स का मतलब है कुछ इक्विटी में, कुछ रियल एस्टेट में, कुछ एफडीज में। शाबाश। पापा को बताओ तो खुश हो जाएंगे तुम देख कर यार, तो बड़े लड़की बड़ी होशियार हो गई। और पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब? पोर्टफोलियो। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब? हम्म, अभी- हम्म, देखो, पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है एक ही जैसे जो एसेट्स हैं उनको ज्यादा इकट्ठा कर लेना। मतलब आपने जैसे कहते हैं ना, क्या यार तूने ये सारे अपने मतलब पूरे खेत के अंदर गाजर ही गाजर लगा रखी हैं, है ना, जी। कि तुमने तो सारे फ्रूट्स ही फ्रूट्स उगा रखे हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपने जो एक पूरा खेत तैयार करा, ये जो आपके पास में जो फार्मिंग आपने करी वो एक पर्टिकुलर टाइप की ही चीजों की करी। तो वो बिल्कुल। हो गया आपके पास में आपका पोर्टफोलियो का कॉन्सेंट्रेशन है। अब जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं देके चलता हूँ, कि सपोज करो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल लार्ज कैप कंपनीज को इकट्ठा करके चलेंगे, तो उनकी पोर्टफोलियो का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? लार्ज कैप कंपनीज है, बड़ी कंपनीज, नामी कंपनियों में ही पैसा लगाएंगे। जी। भाई आपसे अगर कहा जाए कि आप मुझे कुछ बड़ी कंपनियों के नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे आप? बड़ी कंपनियां हैं जैसे ये आदित्य बिरला हो गया। आदित्य बिरला की मैंने कोई वो खरीद ली, वो कोई स्कीम थी वो खरीद ली। और और रिलायंस। रिलायंस को खरीद लिया। और कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा को खरीद लिया। और एसबीआई एसबीआई के को जो खरीद लिया। फंड्स होते हैं कुछ। तो देखो आप कुछ, एचडीएफसी के होते हैं। एचडीएफसी को भी ले इतने लिया सारे। आपने। अब देखो दिमाग पे जोर डालोगी तो पता चलेगा ना। तो आपने कितनी बढ़िया बातें बताई, इन सबको आपने इकट्ठा कर लिया। तो ये आपका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है या डाइवर्सिफाइड है? डाइवर्सिफाइड है ये तो। डाइवर्सिफाइड तो नहीं है। आपने जितनी बताई मेरे को हाँ। बड़े बड़े नामी कंपनियां बताई हैं, कोई ऐसी तो बताई नहीं इसके अंदर जो जो मतलब अच्छा। जिसका नाम मैंने ओके। ना सुना हो। ओके ओके, हाँ उस हिसाब से तो यही है। तो ये तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो कहलाएगा, क्योंकि आपने सारे जितने भी आपने नाम सुने आपने जाकर उनको इकट्ठा कर लिया। ओके। तो ये पोर्टफोलियो कहलाएगा आपका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो कहलाएगा, लेकिन ये फोकस पोर्टफोलियो नहीं कहलाएगा। अब ये फोकस फंड कब कहलाता? जब एक ही कंपनी में होता सब कुछ। जनरली क्या होता है आपके पास में, एक ही मतलब कंपनी एक में ही, इन्वेस्टमेंट होती जैसे सारी। कि बताता हूँ कि आपने एग्रीकल्चर की कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता, या आपने जो फोकस किया होता आपके पास में कि रियल एस्टेट की कंपनीज में इन्वेस्ट किया, या सपोज करो आपने आईटी की कंपनीज में इन्वेस्ट करी है, बैंकों में इन्वेस्ट कर दिया। ओके। तो ये क्या होता? फोकस होता। और डाइवर्सिफाइड कब होता? जब कुछ बैंक्स में किया, कुछ एग्रीकल्चर में किया, कुछ मेटल्स में किया। वेरी इस गुड। तरह। तो मैम आज के लिए इतना। हाउ वाज द क्लास? क्लास कैसी लगी आपको? क्लास तो बहुत अच्छी थी।